हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद सचिंद्र सर पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अपनी पिछली वीडियो में बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ा, रेट कांस्टेंट को पढ़ा, उसके बाद बात की थी हमने कि इनके लिए किस तरीके से समाकलित समीकरण अर्थात इंटीग्रेटेड इक्वेशन या इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट ऑर्डर्स की समाकलित समीकरणों को पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। हमने आपको बताया था अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि कि किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं, अर्थात किसी रिएक्शन का रेट जितने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है उसे हम उस रिएक्शन का क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। इस आधार पर रिएक्शन हमने जीरो ऑर्डर की भी बताई थी, फर्स्ट ऑर्डर की भी बताई थी, सेकेंड ऑर्डर की भी बताई थी और थर्ड ऑर्डर की भी रिएक्शन बताई थी। आज हम उनके लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन का निगमन करेंगे, को निकालेंगे, किस तरीके से आती हैं डिफरेंट ऑर्डर्स की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड फॉर्म्स। आप लोग भी ध्यान से देखें, समझें और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखने से आपको कोई समस्या नहीं होगी, पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज शून्य कोटि की रिएक्शन का समाकलित समीकरण। क्या बोलेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण का निगमन। डिटर्मिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो हम लोग आज शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण को पढ़ेंगे। अच्छा, आप सभी को मैंने एक जनरल इक्वेशन बताई थी कि मान लो अगर किसी अभिक्रिया में कोई भी अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करता तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ना तो ये वाला अभिकारी अणु और ना ही ये वाला अभिकारी अणु। जब कोई भी अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करता तो उसे हम क्या कहते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर एक अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर दोनों करने लगे तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण का निगमन करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए अभी हमने दो अभिकारक लिए हैं। जब हमको जर्नल से ही अभिक्रिया लिखनी है तो ऐसे सिंपल लिख देते हैं, कोई परेशानी है? ये अभिकारक है, वो उत्पाद है। माना हमारा कोई भी अभिकारक प्रारंभ में कितना था? ए मोल था। कितने मोल था? ए। जब अभिक्रिया में लगा हुआ टाइम जीरो है, मतलब अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, क्या उस स्थिति में उत्पाद बनेगा? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे एक हाथ में चीनी है, दूसरे में पानी है। जब तक हम दोनों को मिक्स नहीं करेंगे तब तक शरबत का निर्माण संभव नहीं है। तो जब तक किसी अभिक्रिया में टाइम जीरो रहता है तब तक प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए दूसरी बात, जब अभिक्रिया में कुछ समय हो जाता है तो जो आपका उत्पाद होगा उतना ही एक्स वो बन जाएगा और अभिक्रिया में जितने गुणांक होते हैं उतने ही एक्स की प्रारंभिक मात्रा में कमी आ जाएगी। कंफर्म हुआ? आप लोगों के लिए यह बात समझ लीजिए, मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बता रहा हूं क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इन सांद्रताओं की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि अभिक्रिया की जो गति है या दर है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती ही नहीं है। बट ये जो वर्क था ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अप्लाई होगा, बट मैंने आपको एडवांस में समझा दिया। कोई परेशानी?
क्लियर हुआ? तो चलिए ये रिएक्ट अभी हमारे लिए काम का इतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। क्लियर हुआ? चलिए तो हम लोग आगे बात करते हैं। अब आप जरा बताओ मुझे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का घातांकीय रूप क्या बताया था मैंने? अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी थी तो मैंने कहा था कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को घातांकीय रूप में dx अपॉन dt बराबर के लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी अभिकारी अणु अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करता। उस स्थिति में इन सभी के घातें कितनी हो जाती हैं? 0। तो आप इसे हटा ही दीजिए, मतलब ही नहीं है इसका कुछ। क्लियर हुआ? अब आपको पता है इस अभिक्रिया में, इस घातांकीय रूप में कहीं पर भी इन सांद्रताओं का जिक्र नहीं है। अगर सांद्रता होती तो ये वाली होती, ऐसे। क्लियर हुआ? अगर हमें ये वाली लिखनी होती टी टाइम के लिए सांद्रता ए की, तो हम इस ए की जगह पर किसे लिख देते? ए माइनस एक्स को। बट अभिक्रिया शून्य कोटि की है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में कोई भी अभिकारक अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करता। कंफर्म? तो चलिए इस रिएक्शन को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। dx को इधर ही लिखा रहने दें, dt इस तरफ बटे में है, बराबर के दूसरी तरफ भेज दो तो हो जाएगा k इंटू dt। कंफर्म? अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इधर और इधर समाकलन लेने पर तो हम कर लिख देते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। अब जब समाकलन करते हैं तो क्या होता है भाई, तो कुछ विशेष नहीं, बस एक समाकलन का ऐसा साइन होता है। सही से बना देता हूं मैं, ये dx बराबर, इसमें भी लिख दो k इंटू dt। यहां तक किसी को कोई परेशानी है? तो अब आगे मैं आपको बताता हूं, ये समाकलन का साइन है और ये किसके सापेक्ष हो रहा है? dx के। किसके रिस्पेक्ट में है? dx के। जब ये समाकलन dx के रिस्पेक्ट में है तो हो किसका रहा है? 1 का। किसका हो रहा है? 1 का, क्योंकि यहां बीच में कुछ लिखा हुआ तो है नहीं। और जब 1 का समाकलन किया जाता है तो जिसके सापेक्ष किया जाता है वही लिख दिया जाता है। कहने का मतलब, अगर हम समाकलन dx लिखेंगे तो हम केवल क्या लिख देंगे? x। ठीक इसी तरीके से कांस्टेंट का समाकलन होता नहीं है तो हम इसको पहले, चलो एक लाइन ऐसे ही लिख लेते हैं, k इंटू समाकलन dt। अब जब dx का x हो गया तो dt का भाई कितना हो जाता है, कोई मुझे बताएगा? t हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इसमें लिख देते हैं और आगे बना के लिख देते हैं x बराबर k इंटू dt की जगह पे क्या हो जाएगा? t। और जब किसी इक्वेशन का समाकलन किया जाता है तो प्लस में एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम समाकलन नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन, अर्थात इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई 1। ये लिखने का फायदा ये था हमारा, क्योंकि रिएक्शन हमारी शून्य कोटि की है। अब तुम हमें ये बताओ कि अब हम लिखेंगे प्रारंभ में, फॉर इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में प्रारंभ में ये x जो दिख रहा है आपको, ये लिखा है, प्रारंभ में कितना रहा था? 0। तो प्रारंभ में x कितना है? 0। समय बताओ प्रारंभ में कितना था? 0। तो t भी कितना हो जाता है? 0। भाई k ऑलवेज कांस्टेंट है। x और t प्रारंभ में कितने थे? 0 0 थे। जब ये दोनों 0 हैं तो इनका मान हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। x तथा t का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही हमने रखा तो x की जगह पे 0 हो गया, k इंटू टी की जगह पे 0 हो गया और प्लस c, तो c बराबर भी क्या हो गया? 0।
अब c के मान को फिर से समीकरण 1 में लिख देते हैं, तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब c के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो रख के देख लो भाई, यहां रखोगे तो ये हो जाएगा x बराबर kt प्लस 0, तो हो जाएगा x बराबर kt, या करके हम लिख सकते हैं k बराबर x अपॉन टी। ये जो सूत्र निकल के आता है यही हमारा कहलाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण। क्लियर हुआ? जल्दी से एक बार फिर से समझ लेते हैं। मैंने कहा था कि एक जर्नल से अभिक्रिया मानना है ए से प्रोडक्ट या पी, ए से पी। प्रारंभ में अभिकारक तो कुछ भी हो सकता है, 1 किलो चीनी ले लें, 2 किलो चीनी ले लें या कोई और पदार्थ ले लें, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे जब तक अभिक्रिया नहीं करेंगे तो उत्पाद नहीं बनेगा। तो उस स्थिति में जब समय 0 होगा तो प्रारंभ में उत्पाद नहीं बन सकता। इसी तरीके से अब जब अभिक्रिया में कोई समय लग जाता है, कुछ भी लग जाएगा, तो उत्पाद कुछ बन जाएगा और अभिकारक की मात्रा में कमी आ जाएगी। और ये कमी कहाँ से आती है? जितना गुणांक होता है उतने ही x की कमी हो जाती है। कन्फर्म? तो ये एक जर्नल इक्वेशन है, ये सभी के लिए, कोई सी भी कोटि की पढ़ें उसमें समझना है आपको। फिर हम क्या करते हैं, अगर हमें निगमन करना है तो अगर शून्य कोटि के लिए कर रहे हैं तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का घातांकीय रूप ले लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर ले लेंगे। तो अभी हम शून्य कोटि के लेते हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का घातांकीय रूप ये होता है। इसमें के कांस्टेंट है, dx और dt दोनों वेरिएबल हैं, चर हैं। इनको दोनों को अपोजिट साइड भेज देते हैं, दोनों पक्षों में समाकलन कर देते हैं। समाकलन का ऐसा साइन होता है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर समाकलन जिसके सापेक्ष किया जाता है उन दोनों के बीच अगर कुछ भी संख्या लिखी हुई नहीं होती, कोई भी अचर होता है तो बाहर निकाल देते हैं, और चर है तो उसका समाकलन करते हैं। तो अब कुछ है नहीं तो 1 आया, और 1 का समाकलन x के सापेक्ष जब किया जाता है तो कितना हो जाता है? x। k को बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट था, dt का कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। दोनों की वैल्यू रख दी तो x बराबर kt प्लस c, जहां c समाकलन नियतांक होता है। क्या होता है? समाकलन। अब इसके मान को निकालने के लिए हमें x और t की वैल्यू चाहिए जो ये प्रारंभ में था। तो प्रारंभ में x कितना था? 0। प्रारंभ में t कितना रहा था? 0। जब दोनों 0 हैं तो इन दोनों के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, जिससे हमें c का मान भी प्रारंभ में पता लग जाता है, वो कितना था? 0। अब जब c के मान को भी हम कहाँ में रखते हैं? समीकरण 1 में, तो हो जाता है x बराबर kt प्लस 0, अर्थात x बराबर kt, जिसको सही करके k t को अपॉन में भेज देते हैं, तो k बराबर x अपॉन t। तो ये था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण का निगमन। इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। कन्फर्म? तो चलिए, थैंक यू।